हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये वीडियो जो है वो रैपिड करंट अफेयर्स का 4th वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो इसको पहले देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और मल्टीपल रिविजन्स करिए। इस सीरीज़ के द्वारा आपको वही बेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम के जो पैटर्न है उनको एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज एलोकेटेड टू द स्टेट्स। जैसे कि हम लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है, तो टैक्स जो जाता है सबसे पहले किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार यानी मोदी जी को, है ना। अब वो टैक्स जो होता है वो सबको बांटा जाता है पॉकेट मनी के रूप में। ठीक है, सब हर स्टेट को एक एक स्टेट को पैसे बांटे जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो सेंटर जो है, जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू का पैसा राज्यों को देता है ना, उसमें सेंट्रल टैक्स यानी केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है 41%। ठीक है, तो जो राज्यों को टैक्स मिलता है उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? 41% होती है ना। और ये एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो केंद्र सरकार है वो 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2026-27 तक ये जो शेयर है 40% तक लाना चाह रहा है, मतलब डिक्रीज करना चाह रहा है। 40% पे लाना चाह रहा है, मतलब 1% डिक्रीज करना चाह रहा है। कितना? 1% डिक्रीज करना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड आर्मी चीफ पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सेना प्रमुख ने कहाँ पे श्रद्धांजलि दी? ठीक है, तो पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था जो काफ़ी साल तक चला था। ठीक है, तो उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है हमारे आर्मी चीफ के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे किया गया ये, तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस नाम के देश में हमारे आर्मी चीफ ने इंडियन सोल्जर जो शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन है। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है। ठीक है, उन्होंने न्यूवे चैपल मेमोरियल, एक न्यूवे चैपल मेमोरियल है फ्रांस में जो वर्ल्ड वॉर 1 के शहीद सैनिकों के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 जो था 1914 से 1918 के बीच चला था। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, What is the name of exercise conducted by Indian Air Force in February 2025? मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। टू एनहेंस ट्राई सर्विस सिनर्जी। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा फरवरी 2025 में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाने वाले अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें तीनों सेनाओं को शामिल करा गया था और करवाया किसके द्वारा गया था? हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट नाम का ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं के अंगों ने हिस्सेदारी पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं आप। इंडियन एयरफोर्स ने डेजर्ट एक्सरसाइज डेजर्ट हंट करी थी, कहाँ पे की थी? जोधपुर में की थी। याद रखिएगा, डेजर्ट हंट एक्सरसाइज जोधपुर राजस्थान में किया था। इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? तो देखो, हमारी जो भी तीनों आर्मी हैं, तीनों सेनाएं हैं, उनके कुछ एलिट स्पेशल कमांडोज होते हैं, है ना। ये स्पेशल कमांडोज होते हैं, नॉर्मल सैनिक नहीं होते। तो जो हमारी आर्मी होती है उसके पैरा एसएफ यानी पैराशूट रेजिमेंट होता है, हमारे नेवी के मार्कोस कमांडो होते हैं, और हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो। ठीक है, तो गरुड़ कमांडो किसकी स्पेशल फोर्स है? एयरफोर्स की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ यूजर डिजिटल स्पेंडिंग। ठीक है, यानी उपयोगकर्ता डिजिटल खर्च के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? जो हम यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के मामले में तो इंडिया काफ़ी आगे है, लेकिन जो ट्रांसफर के रुपए में वैल्यू होती है ना, उसका मतलब मान होता है वो कितना है, उस हिसाब से इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो उस हिसाब से विश्व में इंडिया की रैंकिंग 28, मतलब ऑनलाइन खर्चा करने के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 28वें नंबर पर है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, बाय विच ईयर इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो एमिशन या नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसका मतलब क्या होता है? हम कुछ भी गाड़ी चलाते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटपुट करें,
है ना, आउटपुट कर है, उससे ज़्यादा जो CO2 है हमको उस धरती से ख़त्म करते जाना है ना। तो उसको कहते हैं नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, कि जितना हम पैदा कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम ख़त्म करते जाएंगे तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, है ना, पवन ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, कोयला कम से कम जलाओ, पेट्रोल कम से कम जलाओ, है ना, जीवाश्मिक ईंधन कम से कम जलाओ। तो इंडिया नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना चाहता है किस साल तक, तो ये साल काफ़ी फेमस है, 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कर देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या है, इंडिया ने प्लेज किया है टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक एज अ पार्ट ऑफ पंचामृत स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या भारत की, कि 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो करना है। तो पंचामृत स्ट्रेटेजी है, ये कहाँ पे लाई गई थी भारत के उधर, COP26, ठीक है, COP26। COP26 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, COP26 को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब ये COP26 क्या है, तो COP26 पहली बार 2021 में हुआ था, याद रखना। इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसको COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। 26 ये कहाँ पे हुआ, ग्लासगो नाम का एक शहर है, कहाँ पे, स्कॉटलैंड नाम के देश में। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, किस कंपनी ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स यानी PFV इनिशिएटिव, किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM और अमेजॉन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स PFV किस कंपनी ने विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM और अमेजन, ठीक है। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स। कहाँ पे डेवलप किया है, तो हमारे देश के बारामती नाम का जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट है, उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद द दक्षिण फाउंडेशन। एक दक्षिण फाउंडेशन है जो कि ऑलिव रिडली टर्टल, एक कछुए की प्रजाति होती है जिसको ऑलिव रिडली टर्टल बोलते हैं, उसको स्टडी करने के लिए दक्षिण फाउंडेशन के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया है यानी गठबंधन किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है IISc बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर ने ऑलिव रिडली कछुए पर अध्ययन करने के लिए दक्षिण फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बात, एक गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। यहाँ पे ये देश की कुछ चुनिंदा जगहों में से जहाँ पे क्या मिलता है हमको, ऑलिव रिडली टर्टल मिलता है, ठीक है। ये कछुए की एक प्रजाति होती है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मतलब बहुत कम संख्या में दिखाई देती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। लिख रखा है गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, अब एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं, ब्लू फ्लैग बीचेस, इससे काफ़ी सवाल आते हैं। देखो जो बीचेस होते हैं, समुद्र के तट जो होते हैं, है ना, वो जितने इको फ्रेंडली होंगे, इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए रहेंगे, तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ब्लू फ्लैग बीचेस का टाइटल देता है। फिलहाल भारत में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है जिनका नाम आपको याद रखना है, जिसके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है। पहला बीच जो है वो है शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात में है। दूसरा बीच का नाम है घोघला बीच, ये दमन दीव, जो दीव नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वहाँ पर है। अगला जो ब्लू फ्लैग बीच है वो कासरगोड बीच है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगले बीच का नाम है पादुबिद्री बीच, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला बीच है कदमत बीच, ये है लक्षद्वीप में, ठीक है। अगला बीच है मिनिकॉय थुंडी बीच, ये है लक्षद्वीप में। अगला बीच है कप्पड़ बीच, कप्पड़ केरला में है। अगला बीच का नाम है कोवलम बीच, ये तमिलनाडु में है। अगला ईडन ब्रिज जो है ये है हमारे पुडुचेरी में। राधानगर बीच ये कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। ऋषिकोंडा बीच जो है आंध्र प्रदेश में है। और गोल्डन बीच जो है उड़ीसा में है, ठीक है। गोल्डन बीच कहाँ पे, उड़ीसा में, विश्व प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 के 12 नाम आपको, ठीक है। अगला, अब एक खबर है जो हमें याद रखनी है। क्या, इंडिया ने फ्रांस के साथ पार्टनरशिप की है, किस चीज़ के लिए, म्यूजियम डेवलपमेंट के लिए। भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को बनाने के लिए फ्रांस के साथ टाई अप किया है। उस म्यूजियम का नाम क्या है, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, युग युगीन
भारत राष्ट्रीय संग्रहालय या युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ठीक है, इसको ग्लोबल लैंडमार्क, कल्चरल लैंडमार्क बनाया जाएगा, ठीक है। इसको वैश्विक सांस्कृतिक स्थल बनाया जाएगा, किसके साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भारत के नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट खबर जो है, इंडिया ने रेल इंजन एक्सपोर्ट किए हैं, विदेश पे निर्यात किए हैं। कितने रेल इंजन निर्यात किए? ध्यान रखिएगा, 150 रेलवे इंजन निर्यात किए हैं। किस राज्य से निर्यात किए हैं? तो बिहार से एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। किस देश को एक्सपोर्ट किए हैं? गिनी नाम का देश है जो अफ्रीका में है, गिनी नाम का देश अफ्रीका में है, ठीक है। ये डील कितने करोड़ की थी? तो 3000 करोड़ रुपए से कम की डील है ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। 345 मिलियन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का मतलब होता है हम भारत में बनाएंगे और विदेशों में बेचेंगे, ठीक है। और किस फैक्ट्री से निकाला गया है इन इंजनों को? तो मार हावड़ा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार, मार हावड़ा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार से इन इंजनों को लॉन्च किया गया है गिनी नाम के देश के लिए, ठीक है। अब कुछ इंडेक्स और सूचकांक जो हमको इंपॉर्टेंट हर पेपर में आते हैं, ठीक है। पहला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पहली बात तो इनको कौन निकालता है? तो WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हमें इंडिया की रैंक याद रखनी है जो कि 2025 में कितनी है? 38। नंबर 1 पे कौन रहा इस बार? स्विट्जरलैंड रहा। हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको WIPO यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन निकालता है। भारत की रैंक कितनी है? 38वीं है। और नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, बिलियनियर्स इंडेक्स, इसको अरबपतियों का सूचकांक भी कहते हैं। कौन निकालता है? ब्लूमबर्ग नाम की न्यूज़ एजेंसी निकालती है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? तो एलोन मस्क है। एलोन मस्क की कंपनी कौन सी है? टेस्ला है। एलोन मस्क की कंपनी कौन सी है? टेस्ला है। स्टारलिंक है, स्टारलिंक। स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ये ध्यान रखिएगा, एलोन मस्क की कंपनियां, ठीक है। भारत की तरफ से जो टॉप पे रहे हैं वो मुकेश अंबानी है, लेकिन वर्ल्ड में वो कौन से नंबर पे है? 18वें नंबर पर अरबपतियों की लिस्ट में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, एविएशन मार्केट का जो इंडेक्स है, एविएशन मार्केट का मतलब होता है विमानन बाजार, ठीक है। जो फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, टिकट्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, लोग इधर से उधर जाते हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट है। इसको निकालता कौन है? IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, ठीक है। इसके हिसाब से भारत जो है वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट एयर मार्केट है, एविएशन मार्केट है यानी विमानन बाजार है, ठीक है। नंबर 1 पे मार्केट में कौन है? USA यानी अमेरिका। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स का लेन देन अमेरिका में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट का मतलब होता है हम किस देश में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पासपोर्ट इंडेक्स में जो देश टॉप पे रहेगा, कहने का मतलब यह है उस देश की इज्जत सबसे ज़्यादा है, उस देश की इज्जत सबसे ज़्यादा, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। कोई भी देश चाहेगा कि ये देश के लोग हमारे देश में आना चाहेंगे, ठीक है। तो भारत की रैंक जो है इसमें वर्ल्ड में 77 है, यानी कि बहुत नीचे है भारत, है ना। नंबर 1 पे कौन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? सिंगापुर। सिंगापुर के लोगों को कहीं भी वीज़ा फ्री एंट्री, पासपोर्ट से डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। अगला, SDG इंडेक्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसका भी एक इंडेक्स होता है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, यह कुछ टारगेट रखे गए हैं, जो 17 हैं टारगेट टोटल यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कि हमको ये पार करने हैं जिससे कि हमारी मानव सभ्यता विकसित हो सके, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है इसको निकालता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क निकालता है। इंडिया की रैंक इसमें 99 है 2025 में। नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड नाम का देश है, ठीक है। सतत विकास सूचकांक, इसको कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक है 99, नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड नाम का देश, ठीक है। अब कुछ गोल्स है जो हमको याद रखने हैं, टोटल 17 गोल्स है, इसको 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे, इसको नंबर के साथ याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में, चलो। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है नो हंगर, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले।
चौथे नंबर पर है क्वालिटी एजुकेशन, सबको अच्छी शिक्षा मिले। पाँचवें नंबर पर है जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता। कहने का मतलब ये आदमी जितना काम करे औरत जितना काम करे पैसा दोनों को बराबर मिले, ठीक है। छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको साफ पानी मिले। सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबको सस्ते दरों पे अच्छी साफ सुथरी ऊर्जा मिले। आठवें नंबर पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सबको अच्छा काम करने को मिले और जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नौवें नंबर पर है इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह विकसित हो, इनोवेशन वगैरह खूब आगे बढ़े, ये नौवां गोल है। 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी मतलब असमानता को कम करना, मतलब गरीब और गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना हो, ठीक है। 11वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, अच्छी सिटीज़ बनाना जिससे कि सबको फ़ायदा हो, ठीक है। 12वें नंबर पर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है, इंसान कोई चीज़ पसंद करता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको पूरा ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल उपयोग करना है। अगला क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करना 13वां नंबर का गोल है। 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर, जो समुद्र के नीचे या पानी के नीचे जीवन है उसकी भी रक्षा करना है हमको। 15वें नंबर पे लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पे जो जीव रह रहे हैं उनकी भी हमको रक्षा करना है, ठीक है। अगला पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पूरी दुनिया में कानून का राज रहे उसकी बात की गई 16वें नंबर के गोल में। और 17 नंबर के लिए में ये कहा गया है कि जितने भी हमने 16 गोल पढ़े हैं इनको पूरा करने के लिए सबके बीच पार्टनरशिप हो, सब मिल बैठ के इस गोल को पूरा कर सकें, ठीक है। आपके लिए सवाल है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस साल तक पूरे करने हैं, किस साल तक कंप्लीट करने का टारगेट है, किस साल तक कंप्लीट करने का टारगेट है, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। यही सतत विकास लक्ष्य एक बार आप हिंदी में भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, अब यूनाइटेड नेशन जो होता है हर साल को एक नाम से सेलिब्रेट करता है, तो हमको याद रखना है। तो देखो 2025 में यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल के सेलिब्रेट करेगा। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूनाइटेड नेशन ने 2025 को माना है, ठीक है। अगला 2025 को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष भी बनाएगा। अब कोऑपरेटिव क्या होते हैं, ये लोगों का संगठन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं उनको सरकार सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे खेती किसानी वालों का एक संगठन होता है, एक अमूल है, अमूल का नाम सुना होगा, ये वर्ल्ड फेमस किसानों का संगठन है, जो दूध के किसान रहते हैं, जो दूध बेचते हैं, है ना, गाय पालते हैं, ठीक है, उनका चारा वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सहकारिता में देखी जाती है, ठीक है। अगला 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यानी ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी कहा गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एक और जो 2025 में ईयर बना रहा है यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ठीक है, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। 2025 को अब एक और याद रखिएगा पिछले साल का 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। तो पुराना करंट अफेयर भी कभी कभार पेपर में आ जाता है। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में इतनी जानकारी ली तो एक चीज़ और पता करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है 1945 में बना था, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। यह देशों का संगठन है, ठीक है, सारे देशों का संगठन है जहाँ पे सारे देश अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। एक जीके क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 6 है, ठीक है। वो 6 कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश 6 भाषाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, इसको लाइक करें अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मैं इस चैनल पे कम्प्लीटली फ्री कंटेंट लाता रहूँगा जिससे कि आपको और कहीं पेड कोर्स खरीदना ना पड़े और आपको एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।